बच्चों आज हम फिनिश करेंगे एएनएम प्रीवियस ईयर पेपर 8 मई 2022 का डिटेल सॉल्यूशन पार्ट 2, जिसमें हम 10 क्वेश्चन जो कर चुके हैं उसके आगे के भी 10 क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से एक करेक्ट है और आप 5 सेकंड लीजिए, आंसर बताने की कोशिश करिए। ऑप्शंस हैं फुफ्फुस आवरण, श्वेशम झिल्ली, श्वासनलियाँ और ब्रोंकियल। तो इन चारों में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन 1 फुफ्फुस आवरण। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, यहाँ पर आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो फुफ्फुस आवरण श्वसन पथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी भूमिका फेफड़ों को कुशन करना है और फेफड़ों, रिब पिंजरे, हमारा रिब के छाती गुहा के बीच होने वाले किसी भी घर्षण को कम करना है। फुफ्फुस आवरण श्वसन में 1-2 परत झिल्ली होती है जो प्रत्येक फेफड़े को ढकती है। यहाँ पर नीचे और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको नोट करते चलिए साथ में। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मैस्टिकेशन क्या है। ये वर्ड मैस्टिकेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, चबाने की क्रिया से, पचाने की क्रिया से, निगलने की क्रिया से या नष्ट करने की क्रिया से। 5 सेकंड का टाइम आप लोग लीजिए और ऑप्शन बताइए क्या करेक्ट है। तो इसका सही आंसर है चबाने की क्रिया। चबाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं हम। मैस्टिकेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या है, चबाना भी कहते हैं, जिसके द्वारा भोजन दांतों से चबाया जाता है, पाचन का पहला चरण। तो अगर क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए बाई चांस कि पाचन का पहला चरण क्या होता है, वहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, मैस्टिकेशन, पाचन का पहला चरण। स्पष्टीकरण है यहाँ पर, चबाने की क्रिया इसे मैस्टिकेशन के रूप में जाना जाता है। पाचन का पहला चरण है विखंडित करना, खाने को विखंडित कार्बोहाइड्रेट। तो जो हमारी मैस्टिकेशन की प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं, खाना हमारे मुंह में जाता है और हम चबाना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम खाना चबाना शुरू करते हैं, उस खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऑन द स्पॉट उसी समय हमारे मुंह में जब खाना होता है तभी रिलीज होने लगता है, विखंडित होने लगता है। बाकी सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमें खाने के पेट में पहुंचने के बाद मिलते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें लार के साथ खाना चबाते चबाते ही मिलने लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मूत्र मार्ग के संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। पहला ऑप्शन है जितना हो सके मूत्र को रोकें, दूसरा है गुप्त अंग को न धोएं, तीसरा है लंबे समय तक मूत्र को रोक कर न रखें और चौथा है जगन बाल ना काटें। तो बहुत ही सिंपल है, जितना हो सके मूत्र को रखें ये तो गलत बात है, गुप्त अंग को ना धोएं ये भी गलत बात है, सफाई स्वच्छता हर जगह हर चीज़ की ज़रूरी है। लंबे समय तक मूत्र को रोक कर ना रखें, तो हमें लंबे समय तक मूत्र को रोक कर नहीं रखना है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। और चौथा है जघन बाल ना काटें, बाल काटने और ना काटने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अगर हम लंबे समय तक मूत्र को रोक कर रखेंगे तो हमें मूत्र मार्ग के संक्रमण हो सकते हैं। इसके बारे में और जानते हैं। जो मूत्र मार्ग संक्रमण होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, UTI। जैसे कि वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र पथ में होने वाले संक्रमण, इन्हें क्या बोलते हैं, UTI। यूरिनरी में जो यूराइनल सिस्टम में जो होते हैं हमारे, तो अधिकांश संक्रमण में निचला मूत्रमार्ग, मूत्राशय और मूत्रपथ शामिल होता है। इसके लिए जो लक्षण होते हैं उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। मूत्र त्याग के लिए जोर से तीव्र इच्छा होती है, मूत्र त्याग करते समय जलन होती है, बार बार मूत्र आता है या थोड़ी मात्रा में मूत्र आता है, मूत्र का कलर चेंज हो जाता है और तेज गंध वाला मूत्र आता है। ये सारी इसकी कुछ डिटेल्स हैं। तो बेसिकली अगर हमें मूत्र मार्ग के संक्रमण को रोकना है तो हमें लंबे समय तक मूत्र को रोककर नहीं रखना है, नहीं तो हमें संक्रमण हो सकते हैं। और संक्रमण हमें कैसे पता चलेंगे हुए हैं, जब हमें मूत्र मार्ग के लिए जोर से तीव्र इच्छा होगी, त्याग करते समय जलन होगी या फिर बार बार मूत्र आएगा या फिर कलर चेंज होगा उसका या गंध आएगी उसमें। अगला क्वेश्चन हमारा 14 है, अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है। त्वचा स्वच्छता, देखिए स्वच्छता कहीं की हो ज़रूरी होती है,
तो त्वचा स्वच्छता की कमी से हमें कौन से संक्रमण हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं संक्रमण? तो त्वचा की स्वच्छता अगर हम नहीं करेंगे रेगुलर तो हमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? श्वेत ग्रंथियों के छिद्रों का बंद होना, ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। त्वचा के बालों का टूटना, ये हो सकता है। त्वचा का सूखना या त्वचा का फटना। 5 सेकंड का टाइम लीजिए और आंसर बताने की कोशिश करिए आप सभी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है श्वेत ग्रंथियों के छिद्रों का बंद होना। हमारे स्किन पर, पूरी त्वचा पर छोटे छोटे से छेद होते हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें बनाने में मदद करते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती हैं। तो उन सारी चीज़ों का बनना बंद हो जाता है जिससे कि हमारे त्वचा को काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। श्वेत ग्रंथियों के छिद्रों के बंद होने से क्या होता है? ये बेसिकली क्या होती हैं? छोटी नलिकाएं, रचनाएं होती हैं जो श्वेत उत्पन्न करती हैं। इनमें क्या क्या बनता है? इनकी सतह पर जल बनता है, सोडियम बनता है और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बनते हैं जैसे यूरिया, जो अपशिष्ट को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अपशिष्ट मतलब जो अनवांटेड चीज़ें हमारे शरीर के त्वचा पर इकट्ठी हो जाती हैं उनको हटाने के लिए जो चीज़ें जरूरी होती हैं वो श्वेत ग्रंथियों द्वारा ही बनाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियों के छिद्रों के बंद होने को क्या कहते हैं? HS, हिड्राडेनाइटिस सपुराटिवा सॉरी, ठीक है, या एक्ने इन्वर्सा भी कहते हैं इसे। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिड्राडेनाइटिस सुपराटिवा HS को किससे रिलेट कर सकते हैं हम लोग, तो उसमें ऑप्शन हम क्या सेलेक्ट करेंगे? श्वेत ग्रंथियों से, या फिर एक्नो इन्वर्सा। मतलब ये तीनों चीज़ें सेम हैं। श्वेत ग्रंथियों के छिद्रों का बंद होना उसे हम कहते हैं HS, हिड्राडेनाइटिस सपुराटिवा और एक्ने इन्वर्सा। ये तब तक होता है जब तक कोशिकाओं का असामान्य अतिवृद्धि के कारण बाल, पुटक या श्वेत ग्रंथियां बंद हो जाती हैं और इसमें सूजन आ जाती है। तो यह स्थिति आमतौर पर त्वचा पर मुहासे जैसे उभार देखने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ आमतौर पर बाह के नीचे, नितंब, स्तंभ, कमर और भीतरी जांघ में होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में से एक है? ये बहुत ही आसान सवालों में से एक है। अधिक रक्षात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग करे कोई तो हम उसे मानसिक रूप से स्वस्थ बोलेंगे, या फिर लगातार कोई अतीत में रहे, अपने पास्ट को ही ना भूल पाए, तब हम उसे बोलेंगे कि हाँ भाई ये मानसिक रूप से स्वस्थ है। या फिर खुद की सीमा की उपेक्षा करे, या फिर अच्छी दोस्ती और रिश्ते। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा बच्चों? अच्छी दोस्ती और रिश्ते। क्योंकि अच्छी दोस्ती और अच्छे रिश्ते बनाने के लिए तनाव से दूर रहना बहुत ज़रूरी होता है, तभी अच्छी दोस्ती और रिश्ते हो पाते हैं। मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वो कभी भी अच्छी दोस्ती नहीं कर सकता, अच्छे रिश्ते मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद भी परेशान रहेगा और जिससे भी उसकी बातचीत होगी उसको भी वो परेशान करेगा। यहाँ पर अधिक रक्षात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग करना भी मानसिक रोग की निशानी है, कि आपसे कोई बात करने आ रहा है और आप उससे दूर भाग रहे हो। रक्षात्मक प्रतिक्रिया है आपकी कि आप बचना चाहते हो हर चीज़ से। लगातार अतीत में रहना मतलब जो आपके साथ बीत चुका है उसके बारे में याद करके अपने आप को घुटन में डालना। खुद की सीमा की उपेक्षा मतलब अपने आप को किसी से भी कम आंकना, कि नहीं, अपने आप की एक लिमिट बना लेना कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे जैसे आप लोग भी सोचते हो कि मैं ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाऊँगा, ऐसा वैसा। तो मैंने ये नहीं बोलना चाहता कि आप लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, लेकिन खुद की सीमा की उपेक्षा करना एक शुरुआत हो सकती है। आप धीरे धीरे डिमोटिवेट होते जाएंगे। अगर अभी आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आते हैं कि मैं ANM का एग्ज़ाम निकाल के रहूँगा या निकाल के रहूँगी, तो आप खुद की सीमा की उपेक्षा बढ़ा रहे हैं, जो कि हमें हमेशा बढ़ानी ही चाहिए। कभी भी हमें एक लेवल पे टिकना नहीं चाहिए, हमें हमेशा ऊपर की लेवल तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर कुछ और भी विशेषताएं होती हैं एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की, जिनके बारे में बताया गया है, जैसे कि सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करना, सकारात्मक संबंध रखना, जीवन से जुड़ाव महसूस करना, जीवन का अर्थ होना, जीवन का उद्देश्य होना, जैसे कि आप लोगों का भी जीवन का अर्थ है, उद्देश्य होना है, अच्छी मेडिकल सर्विसेज देनी है, घर वालों को एक स्टेबल लाइफ देनी है, वह दूसरों के लिए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं, वह आत्मसम्मान रखता है और दूसरों के विचारों का सम्मान करता है, उपलब्धि की भावना, ऐसी चीज़ें करना जो आपको उपलब्धि या क्षमता का एहसास दिलाती हैं, भावनात्मक स्थिरता, लचीलापन, दैनिक जीवन के तनावों से निपटने की क्षमता को लचीलापन कहते हैं, कि डेली जो बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग की लाइफ में आती हैं, लेकिन हम लोग फिर भी उसे
हल्के में लेते हैं, धीरे धीरे उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम लोग पढ़ाई को ख़त्म कर देंगे। इस समय पढ़ाई हमारे लिए बहुत बड़ी तनाव है ना। एक आशावाद, आत्मसम्मान और जीवन शक्ति। तो ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, वह सहज प्रतिक्रिया क्या कहलाती है जो मन अनजाने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपयोग करता है जिससे चिंता या दुख होता है। अगर हमें चिंता या दुख हो रहा है किसी चीज़ का, तो हमारा मन अपने आप ही कुछ ऐसी प्रतिक्रिया कर देता है जो अनजाने में हमसे हो जाती हैं। उस स्थिति से निपटने के लिए उन्हें हम सहज प्रतिक्रिया कहते हैं। तो वो कौन से उसमें आती हैं कैटेगरी में? रक्षा तंत्र में, तनाव प्रबंधन में, या पलायन अनुक्रिया में, या अधिक अहंकार। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा? रक्षा तंत्र। ये हमारे रक्षा तंत्र के वजह से होता है। वह सहज प्रतिक्रिया जो मन अनजाने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपयोग करता है जिससे चिंता या दुख हो। अगर हमें किसी बात से चिंता है तो हमारा रक्षा तंत्र खुद ही कुछ ऐसी प्रतिक्रिया लेता है अनजाने में, हमें नहीं पता होता कि हम ये करने वाले हैं या कर देंगे, लेकिन उस दुख और उस चिंता से दूर भागने के लिए हमारा मन रक्षा तंत्र एक ऐसा डिसीजन ले लेता है। तो इसकी अवधारणा और स्पष्टीकरण पर ध्यान दें तो परिस्थितियों और आवृत्ति के आधार पर रक्षा तंत्र के स्वस्थ या अस्वस्थ परिणाम हो सकते हैं। इसके हमारे शरीर पर स्वस्थ या अस्वस्थ, मतलब स्वस्थ भी हमें कर सकता है रक्षा तंत्र के जो ये होते हैं, और हमें अस्वस्थ भी कर सकते हैं। स्वस्थ लोग आमतौर पर जीवन भर विभिन्न रक्षा तंत्रों का ही उपयोग करते हैं। तो स्वस्थ लोग जो होते हैं वो विभिन्न रक्षा तंत्रों का उपयोग करते रहते हैं। एक रक्षा तंत्र तभी रोगात्मक होता है जब इसके लगातार उपयोग से दुर्भावनापूर्ण व्यवहार होता है, जैसे कि व्यक्ति का शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना। ठीक है, सारी चीज़ें लिखते चलिए। 17वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गलत समायोजन की विशेषताएं हैं? समायोजन की विशेषताएं जो इनमें से गलत है, देखिए 4 ऑप्शन है। परित्याग, स्कूल, अस्वीकृति, नशीली औषधियों का दुरुपयोग। अब यहाँ पर नशीली औषधियों का दुरुपयोग कहीं से भी सही हो सकता है, तो बेसिकली हमारा करेक्ट आंसर क्या है? परित्याग, स्कूल, अस्वीकृति और नशीली औषधियों का दुरुपयोग। स्कूल की अस्वीकृति मतलब स्कूल ना जाना गलत समायोजन की विशेषता है। अब ये नीचे जो हमें दी गई हैं जैसे स्वीकृति, दैनिक कार्य और मिजाज बदलना। स्वीकृति का मतलब है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपने एक्सेप्ट कर ली, हाँ ठीक है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं इसका इलाज करवाऊंगा। दैनिक कार्य मतलब डेली के जो काम हम लोग करते हैं वो कर रहा है। मिजाज बदलना मतलब कभी ज़्यादा खुश है, कभी ज़्यादा दुखी है, वो सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। हंसना, मिजाज बदलना। उच्च नैतिक मूल्य मतलब एक हाई वैल्यू वाले इंसान जो होते हैं, नियम कानून अपने बना लेते हैं, जो कि मैं इतने बजे उठूँगा, इतने बजे सोऊंगा, इतना टहलूँगा, ये वाली चीज़ें कम खाऊंगा, वो ज़्यादा खाऊंगा, वो उनके नैतिक मूल्य हैं। मैं बच्चों से ऐसे बात करूंगा, बड़ों का आदर करूंगा, या बालों की देखभाल। तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं, ये सारी चीज़ें इफेक्ट नहीं करती हमारी समायोजन को। लेकिन परित्याग मतलब चीज़ों को त्याग देना, या फिर स्कूल ना जाना, नशीली औषधियों का दुरुपयोग करना, ये क्या है? समायोजन की गलत विशेषताएँ हैं। इसके बारे में थोड़ी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जो समायोजन की गलत विशेषताएं हमारे बच्चों में या हमारे अंदर किसकी वजह से विकसित हो सकती हैं? पारिवारिक वातावरण की वजह से, व्यक्तिगत कारक की वजह से, स्कूल संबंधित कारक की वजह से। पारिवारिक वातावरण मतलब जैसे हमारे घर में कोई शराब पीकर डेली गलत बातें कर रहा है, या फिर हमारे घर पे आर्थिक समस्या चल रही है, पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, या फिर हमारे घर पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है, गृह कलेश है। या व्यक्तिगत कारक जैसे कि हमारी खुद की मानसिक स्थिति सही नहीं है, हमें अपने काम धंधे में बहुत नुकसान हो रहा है, या फिर हमारा जीवन सही से नहीं चल रहा, हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत ही हो जाता है हम सही करने के बाद भी। स्कूल संबंधित कारक जैसे स्कूल में कुछ बच्चों से लड़ाई होना, या फिर स्कूल में आपको सबसे अलग बच्चे ट्रीट करें, कुछ आपके साथ में भेदभाव वाली बात हो जाए, या फिर गलत माहौल मिल जाए आपको बच्चों का जो आपको गलत चीज़ें सिखा दे, जैसे नशे करना और वगैरह वगैरह। तो ये सारी कारणों की वजह से आप गलत समायोजन में पढ़ सकते हैं। इसको भी नोट करते चलिएगा। 18वां क्वेश्चन है हमारा, किस स्तर की रोकथाम में बचपन में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है? मतलब बचपन में जब हम अस्वस्थ हो जाएं तो हमें किस स्तर पर रोकथाम कर देनी चाहिए रोग की? अगर हमें बचपन में कोई रोग हो गया, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, उसे बार बार पीलिया हो जाता है, बार बार उसका इलाज कराया जा रहा है, लेकिन हल्का फुल्का इलाज कराया जा रहा है,
तो उसे हमें किस स्तर पर रोक देना चाहिए? तृतीयक रोकथाम तीसरे स्तर पर, द्वितीयक रोकथाम दूसरे स्तर पर, प्राथमिक रोकथाम मतलब बीमारी की प्राथमिक स्तर पर, और प्रारंभिक संक्रमण मतलब जैसे ही हमें संक्रमण का पता चले हमें उसका इलाज करवा लेना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रारंभिक संक्रमण। भाई बचपन की बात हो रही है, बचपन में अगर हमने किसी चीज को भी पलने फूलने दिया तो वो जिंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, इसीलिए हमें प्रारंभिक संक्रमण का पता चलते ही रोकथाम कर देनी चाहिए, नहीं तो बच्चे का स्वस्थ जीवन शैली नहीं मेंटेन हो पाएगा। इसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली यही बताया गया है कि प्रारंभिक संक्रमण, इसके 4 अलग अलग स्तर होते हैं रोकथाम के। प्रारंभिक संक्रमण, प्राथमिक रोकथाम, द्वितीयक और तृतीयक। यहाँ पर प्रारंभिक संक्रमण के बारे में बताया गया है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रोकथाम के बारे में भी आपको बताया जाएगा। अभी फिलहाल जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में जानते हैं, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाते। तो यह पहले जोखिम कारकों के विकास की रोकथाम है। जिस रीज़न की वजह से हम बीमार हो रहे हैं बार बार, उसको रोकने को प्रारंभिक संक्रमण की रोकथाम कहते हैं। और इस प्रकार इसमें जोखिम कारकों के उपचार के लिए औषधि का उपयोग से बचाया जाता है। मतलब जो जिस वजह से हमें जोखिम हो रहा है उसकी उचित दवाइयाँ देकर इसे बचाया जाता है। यह स्वच्छता में सुधार करता है और स्वस्थ समुदायों की स्थापना करता है। इसमें हमें सबसे पहले तो स्वच्छ रहना भी सीखना है। स्वच्छ रहेंगे तो वही हमारी सबसे पहली स्टेज होती है किसी भी रोग को दूर रखने की, और इससे हमें स्वस्थ समुदाय की स्थापना भी करने में मदद मिलती है। यह जन्म पूर्ण पोषण कार्यक्रम के माध्यम से बचपन में एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है। तो यही लाइन पर क्वेश्चन बना है, जो यहाँ पर थर्ड लाइन है, यहाँ पर हम देख सकते हैं यही लाइन पर क्वेश्चन बना है। बचपन में एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है जिसका आंसर क्या रहेगा? प्रारंभिक संक्रमण। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन है जो जनसंख्या स्वास्थ्य निर्धारक को संशोधित करने और भविष्य में रोग बढ़ाने के जोखिम के ज्ञात कारकों को बढ़ने से रोकने में शामिल है, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है? अगर हमसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आंसर हमें यही 4 दिए जाएं, प्रारंभिक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और क्वेश्चन ये हो कि कौन सा कारक जनसंख्या स्वास्थ्य निर्धारकों को संशोधित करने और भविष्य में रोग बढ़ाने के जोखिम के ज्ञात कारकों को बढ़ने से रोकता है। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन क्या होगा? प्रारंभिक संक्रमण। इसीलिए जो डिटेल सॉल्यूशन मैं आप लोग को बता रहा हूँ उसको लिखते चलिए, उसके हर पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा 19th, निम्नलिखित में से किस चरण को संचरण के चैनल को अवरुद्ध करने का चरण माना जाता है? जो हमारा संचरण है उसको अवरुद्ध करने का चरण किसको माना जाता है? खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार, रोग की अधिसूचना, रोग की निगरानी, या बीमार व्यक्ति की प्रयोगशाला परीक्षण। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि निम्नलिखित किस चरण को, ये 4 चरण दिए हुए हैं हमें, चैनल को अवरुद्ध करने का चरण माना जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार। अगर हमारे खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार होगी तो हमारे जो फसल होती है उसमें भी ज़्यादा केमिकल्स नहीं पाए जाएंगे। ज़्यादा केमिकल नहीं होंगे तो ज़्यादा रोग नहीं होगी, रोग की निगरानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बीमार व्यक्ति नहीं होंगे तो प्रयोगशाला परीक्षण करने की क्या ज़रूरत है, और फिर अधिसूचना भी हम किस बात की देंगे, इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं कि इसे हम कैसे पा सकते हैं। खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार। खाद्य स्वच्छता को खाद्य या पेय को इस तरह से संभालने, तैयार करने और संग्रहित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे उपभोक्ताओं को खाद्य जनित रोग से बीमार होने का खतरा कम हो जाता है। खाद्य जनित रोग मतलब खाने की बीमारियां, फूड पॉइजनिंग। खाने में जो भी हम लोग चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हमें टॉप क्वालिटी रखना चाहिए। इसका अर्थ है कि खाद्य अपने इच्छित उपयोग के अनुसार मानव उपभोग के लिए स्वीकार्य है। तो बेसिकली जो भी हम सुधार कर सकते हैं वो किन में कर सकते हैं? खाद्य की सफाई और स्वच्छता से खाएं, खाना सफाई और स्वच्छता से रखें, खाद्य भंडार अच्छे से मेंटेन करें, ज़्यादा गंदगी उसमें ना हो और ज़्यादा पुराना हम खाद्य ना रखें वहाँ पर। व्यक्तिगत स्वच्छता, अपनी भी स्वच्छता रखनी जरूरी है। तापमान का नियंत्रण रखें, जिस खाने को जिस तापमान में रखना चाहिए उसको ताज़ा बनाए रखने के लिए ज़्यादा समय तक वैसे रखें। जैसे सेब ठंडी जगहों पर होते हैं, लेकिन अगर उन्हें हम जून की गर्मियों में अपने छत पर रख देंगे किसी कटोरे में रखकर तो वो ज़्यादा देर तक सही नहीं रहेंगे और ख़राब हो जाएंगे। खाद्य प्रबंधन करना चाहिए। इन सबको नोट करते चल रहे होंगे आप लोग, आपसे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं समझता मैं। कुकर खांसी, क्वेश्चन नंबर 20 कुकर खांसी पर है, जिसे हम वूपिंग कफ या
पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, के संचरण का तरीका क्या है। कुकर खांसी किस वजह से होती है, किस वजह से एक जगह से दूसरी जगह से तीसरे जगह, या फिर संचरण इसका रोक कैसे कर सकते हैं। तो कुकर खांसी के संचरण का तरीका क्या है, संपर्क की वजह से होता है। छोटी बूंद या ड्रॉपलेट, अगर हमने खांसा और हमारे मुंह से एक छोटी सी बूंद निकल कर गिर गई, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सामने से हो जाती है या फिर पीछे से भी हो सकती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, छोटी बूंद या ड्रॉपलेट। अगर छोटी बूंद या ड्रॉपलेट, इसके बारे में जानते हैं। काली खांसी को पर्ट्यूसिस नाम से भी जाना जाता है। यह एक अत्यधिक संक्रामक जीवाणु रोग है। संक्रामक है, संक्रामक मतलब छूने से फैलने वाला। और जब हम खांसेंगे और हमारे, जैसे कोरोना था, मुंह पे मास्क हम लोग लगाते थे, क्यों, ताकि हमारे मुंह से निकलने वाली हवा या मुंह से निकलने वाली जो लार है वो आपके किसी दूसरे के संपर्क में ना आए और उनको ना कोरोना हो जाए। तो यह भी एक संक्रामक मतलब खतरनाक है। तो इसका रोग कारक क्या होता है, अधिग्रहण का तरीका। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पर्ट्यूसिस बोलते हैं। खांसने या छींकने वाले संक्रमित व्यक्ति के साथ सांस लेने की जगह साझा करना। तो बेसिकली अगर एक रूम में अगर किसी पर्ट्यूसिस के बीमार इंसान के साथ आप बैठे हुए हैं और वहाँ पर उसके साथ में ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, उसके साथ में हवा ले रहे हो आप, तो आपको हो सकती है। प्रभाव सबसे पहले किस पर पड़ता है, ऊपरी श्वसन प्रणाली। प्रभाव सबसे पहले किस पर पड़ता है, ऊपरी श्वसन प्रणाली पर। हल्का चरण होता है, हल्की खांसी, छींक आना और नाक बहना, बुखार। और गंभीर अवस्था में क्या होता है, तेज खांसी होती है, तेज आवाज़ वाली खूब आवाज़ के साथ, जैसे करके आवाज़ आती है, बूढ़े लोग लेते हैं ज़्यादातर। उल्टी और कमजोरी होती है। तो ये थी हमारी पर्ट्यूसिस के बारे में कुछ जानकारी। यहाँ पर हमारा जो है पार्ट 2 समाप्त होता है। अब हम जल्दी ही पार्ट 3 लेकर आएंगे, जिसमें अगले 10 क्वेश्चंस हो गए, उनकी प्रैक्टिस आपको कराएंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको भी बोलिए कि 10-10 क्वेश्चंस करके हम लोग अच्छे क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं और उनके बारे में डिटेल सॉल्यूशन भी जान रहे हैं। साथ ही साथ अभी आपका जो फुल सिलेबस है वो भी कवर करना है। पहले एक हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे जो सिलेबस में हमारा दिए हुए हैं टॉपिक्स, उनके ऊपर वीडियोस लेकर आएंगे, शॉर्ट्स डालेंगे, जिससे कि आपको अपनी एंटरटेनमेंट की वीडियोस जो आप देखते रहते हैं शॉर्ट पर, उनके बीच बीच में 1 मिनट देने पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आपको पता चल जाएँ जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं या फिर आपको किसी भी प्रकार से मदद कर सकती हैं। आपका जो इंटरव्यू होता है उसके बेसिस पर भी हम आपको वीडियोस में बताते रहेंगे कि अगर आपका A&M एग्ज़ाम निकल जाता है तो इंटरव्यू में आपको जो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जो जानकारी पता होनी चाहिए, वो क्या है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए वीडियो को। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। मिलते रहेंगे। जय हिंद।